नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी आजकल डरा सहमा सा है। कहा जा रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, तब से मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है। हालांकि मोहाली कोर्ट में बुधवार को पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की एक और याचिका पर सुनवाई हुई और मुख्तार को 12 अप्रैल तक के लिए रोपड़ जेल में ही रखा जाएगा। 12 अप्रैल की सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश आना होगा। वहीं मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताते हुए उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े लोगों को पत्र लिखा है और उनकी जान को खतरा बताया है। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली विधायक के सांसद भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार डंके की चोट पर यूपी आएगा और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार की पत्नी अफशा के पत्र को लेकर कहा कि उनकी चिंताएं जायज़ हैं और पहले भी 5 बार मुख्तार अंसारी पर हमले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 2004 में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को मुख्तार अंसारी पर एलएमजी केस में पोटा लगाने के बाद उन्हें राजनीतिक दबाव में आकर नौकरी छोड़नी पड़ी थी और शैलेंद्र सिंह पर ही कई मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे, जिन्हें योगी सरकार ने वापस ले लिया है। अब इसके बाद शैलेंद्र सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि कैसे मुलायम सरकार ने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए दबाव बनाया था और कैसे इसी के चक्कर में उसकी नौकरी गई थी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार जी खुद तो बोलने के लिए, जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मीडिया में जिस तरह की कहानियां चल रही हैं, चाहे वो शैलेंद्र सिंह की कहानी हो, चाहे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की कहानी हो, क्योंकि बीजेपी लगातार ये परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बचाने के लिए पंजाब की जेल में रखा हुआ है, जबकि जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि जेल जाना और आना ये कोर्ट के आदेश पर होता है। इसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और अब उत्तर प्रदेश लाने की भी कवायद है। इन तमाम मुद्दों पर अफजाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजाल जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज में। कि कांग्रेस सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर बीजेपी क्या बताना चाह रही है? आपने जिस सवाल पर बात चलाई और जानना चाहा, तो ये देखिए, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं और हमें अपने देश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिकों पर गर्व है। किसी के विरुद्ध जब कोई आरोप लगता है तो नियमानुसार उस आरोप का ट्रायल कोर्ट में होता है। जी हाँ। और कोर्ट में ट्रायल के बाद जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर निर्णय आता है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और हैं भी, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसे लोगों की सरकार बन गई है जो एक तरफ अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई परीक्षण न्यायालय में नहीं होने देना चाहते। हमारे प्रदेश के मुखिया स्वयं अपने विरुद्ध लगाए गए दर्जनों मुकदमे जिनका ट्रायल कोर्ट में अगर होगा तो वो गुनहगार साबित हो जाएंगे, इसलिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया उन्होंने और अपने खिलाफ जो मुकदमे थे उनको अपनी कलम से वापस ले लिया। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मंत्रिमंडल के कई साथियों के, न सिर्फ अपने मंत्रिमंडल के साथियों के, अपने पार्टी और अपने संगठन के कई चहेते उन नेताओं के जिनके विरुद्ध अपराध के गंभीर धाराओं के मुकदमे, हत्या के प्रयास के, दंगे के। बिल्कुल, अब बता दें, मेरा सवाल जो था कि इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्यों बनाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के मुद्दे को, मैं यही अर्ज कर रहा हूं जी। आप वर्सेस बनाए या उत्तर प्रदेश की सरकार वर्सेस बनाए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और मैं पंजाब स्टेट का भी प्रवक्ता नहीं। जी हाँ। वो सवाल आप उनसे पूछिएगा। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, कदाचित आप उस तथ्य को सुनना नहीं चाहते।
नहीं, आप बताइए तथ्य। जो मौजूदा बिल्कुल, आपकी सरकार बात है, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं जो मौजूदा सरकार है वो जिस पे चाहे जी हाँ, मनगढ़ंत आरोप लगा दे और अपने ऊपर जो लगाए गए मुकदमे हैं उसका ट्रायल ही न होने दे। किसी न्यायालय में ट्रायल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में करा ले अपना ट्रायल, नहीं करा सकते। अब अपने चहेते चहेते अपने कुछ जाति विशेष के लोगों के भी मुकदमे वापस हो रहे हैं और उसके बाद भी पुरानी कई कई घिसी पिटी कहानियों को भी उसके साथ जोड़ा जा रहा है। मैं उस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि 4 साल बीत गया और जब 4 साल बीत गया तो अपने कर्मों के लिए अपनी ही कापी जांच के अपने को नंबर दे लेना, ये बहादुरी का काम उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार 4 सालों से करती है। लेकिन अफजाल जी, क्या उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है हुआ है और जिसके वो आरोपी हैं, क्या उसका ट्रायल उत्तर प्रदेश में नहीं चलना चाहिए? क्या उनको पंजाब से यहाँ लाने में कोई आपत्ति है? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में जिन मुकदमों का आरोप उनके ऊपर है जी, उसका ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए। ये हमारा राइट है कि हम न्यायालय से ये निवेदन कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे मुकदमे के ट्रायल में किसी तरह का खतरा है तो हमारा मुकदमा कहीं और ट्रायल किया। आपको बताना चाहेंगे, कृपा करके सब्र करिए। जी, मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो सबसे गंभीर आरोप का मुकदमा बनाया गया वो 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला था। जी हाँ, मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थे और 29 नवंबर को माननीय स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई और उस हत्या में राजनीतिक पूर्वाग्रह की भावना से उनके विरुद्ध, मुख्तार के भी विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगा करके मुकदमा पंजीकृत कराया गया। फिर श्रीमती अलका राय स्वयं उच्चतम न्यायालय गई और वहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरे मुकदमे का ट्रायल होगा तो मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, मेरे मुकदमे का ट्रायल उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में कर दिया जाए। प्रसंग सूट करता इसलिए बता रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय कर दिया कि ये मुकदमा मुख्तार अंसारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में इसकी सुनवाई नहीं होगी, ये दिल्ली लाया जाए, सीबीआई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। 3 जुलाई 2019 को उसका फैसला आ गया, मुख्तार दोष मुक्त कर दिए गए, बरी कर दिए गए। अब उसके बावजूद रोज चिट्ठी लिखी जाती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आरोपित किया जाता है, आप उनको बचा रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं, हमारा मुकदमा ट्रायल नहीं हो रहा है। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से अर्ज करना चाहते हैं, कोई ये सवाल पूछ सकता है श्रीमती अलका राय से कि कहां उनका मुकदमा चल रहा, किस अदालत में चल रहा, कहां उनका ट्रायल बाधित है? कोई इस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं कर रहा। विषय यहां नहीं है, विषय ये है कि मुख्तार के जेल के बाहर रहने के दौरान, मुख्तार के जेल के अंदर रहने के दौरान उनके ऊपर 5 बार प्राणघातक हमले हुए। 2001 में 15 जुलाई को उसरी चट्टी पर थाना मोहम्मदाबाद में उनके ऊपर हमला हुआ। उस घटना में उनका सरकारी गनर मारा गया, एक और उनका साथी बाबू रायनी उस घटना में मारा गया। एक हमलावर जो बिहार प्रांत का एक अपराधी था मनोज, वो मारा गया। कई लोग इंजर्ड हुए, 9 लोगों को गोली लगी जो चश्मदीद गवाह है। उस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त हैं ब्रजेश सिंह जो बीजेपी के एमएलसी हैं, त्रिभुवन सिंह उस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त हैं, मुख्तार अंसारी वादी है, चोटिल गवाह है। अब डर सता रहा है कि मुकदमे का ऐसा ट्रायल हो कि मुख्तार गवाही न दे पाए। कहां वो चाहते हैं कि मुकदमों का ट्रायल हो? हम तो चाहते हैं कि मुकदमों का ट्रायल हो। अच्छा, आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर करा लें, हमको अधिकार नहीं है कि हम भी कहें कि जहां हमें खतरा है हम यहां नहीं, हम ट्रायल कहीं और चाहते हैं। 2 सवाल अपराध क्या? अफजाल जी, 2 सवाल।
मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश आने पर उनको किससे जान का खतरा हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कई गैर जिम्मेदार अधिकारियों से, जिन्होंने समय समय पर इस तरह के बयान दिए हैं, मेरे पास कई पुख्ता सबूत है। दूसरे कुछ सरकार है, सरकार की पार्टी के कुछ नेता, नासमझ नेता, जो जोश के मारे, अब उनके प्रदेश का अध्यक्ष है, पता नहीं कहां के ये विद्वान हैं, कि इन्होंने भरी सभा में मंच पे कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाड़ी से लाया जाएगा। अब वो गाड़ी किस बॉर्डर पर पलट जाएगी ये हम नहीं बताएंगे। एक मंत्री जी कहते हैं कि भाई हम लोग अपने ड्राइवरों को तो गाड़ी अच्छी चलाओ इसकी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अब देश चलाना है, 800-900 किलोमीटर की यात्रा है, कहीं गाड़ी पलट जाएगी तो हम क्या करें? अफजाल जी, आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप इशारों में बात कर रहे हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका अभी बाकी है, इशारा है ही। संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप, किसका नाम पूछना चाहते हैं? इन लोगों ने ये बयान दिए। इनके पार्टी के संगठन के अब कोई एक अडानी साहब हैं, क्या अंबानी साहब, अडानी, उन्होंने बयान दिया है कि मुख्तार को तो सरेआम चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जब ऐसा बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है, ऐसा संभव है क्या अफजाल जी? उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव है क्या? आपको क्या लगता है? अब आप ये बताइए, अभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, एक कानपुर के पास घटना हुई, बिकरू कांड, जिसमें पुलिस की टीम गई थी और पुलिस टीम पर हमला हुआ, कई पुलिस के जवान शहीद हुए, और जिन अपराधियों ने ये कुकृत्य किया था वो भागे इधर उधर, पुलिस ने पकड़ा और बिना किसी जुडिशियल सिस्टम का पालन कराए उनको उन्हीं के तरह से धराशायी किया, और कोई न कोई एक कहानी की इस मोड़ पे भाग रहा था मार दिया, इस जगह गाड़ी पलट गई और भागने लगा, पिस्तौल छीन के तो मार दिया। करते करते एक कहानी उन्होंने एक अजीब नया संदेश दिया। हमने तो देखा था हमारे देश में विदेशी आतंकवादियों ने जो ताज होटल पे हमला किया था, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, वो पकड़ा गया था अजमल कस्साब, उसमें एक उसको भी जुडिशियल सिस्टम से ही उसके मुकदमे का ट्रायल करके और उसको फांसी पर लटकाया गया। पार्लियामेंट पर हमला जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार अफजल गुरु नाम का जो अपराधी पकड़ा गया, उसको भी जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से गुनाहों की सजा दी गई। अफजाल जी, एक सवाल और, क्या मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश आने के बाद और उनके बयान से या उनके किसी के बारे में कुछ बोलने से क्या कुछ और लोगों को भी खतरा है उनके आने से? कुछ और लोगों को, मैं बात आपको नहीं समझा। जैसे ही वो आएंगे उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनके ट्रायल हो रहे हैं, उनकी गवाही होगी। हम आपको ये बता दें, एक भ्रम बनाया गया, मुख्तार के खिलाफ मामलों में ट्रायल रुका हुआ, ऐसा नहीं है। आप पता कर लो, अभी लखनऊ में 1-2 महीना पहले उनके विरुद्ध 3 मुकदमों का ट्रायल पूरा हुआ, फैसला आया है। इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में है, वैसे ही एमएलए कोर्ट लखनऊ में भी है। इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार हाजिर होते रहे हैं और उनके वकील हर मुकदमे की तारीख पर वहां उपस्थित होकर के कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेते रहे। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के चलते देश में कोई भी विचाराधीन बंदी किसी न्यायालय में नहीं पेश किया जाता रहा। बाहर से जो नए बंदी पकड़े भी गए उनको भी पहले 14 दिन क्वारंटाइन में कहीं दूसरी जेल में रखा गया, फिर जेल में दाखिल किया जाता रहा। अकेले मुख्तार के लिए एक स्पेशल कि नहीं, उनको तो इन तमाम मुद्दों पर जो डिप्टी एसपी जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, शैलेंद्र सिंह का जो बयान है इसके बीच में, वो कहानी में वो कई ट्विस्ट दे रहा है। जैसे एलएमजी वाला केस था, पोटा लगाया गया था और उसके बाद उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी का दबाव था उन पर कि ये केस को परसू ना करें। आप मेरी बात सुनिए जी। उन्होंने जो दिया है बयान
वो उनकी अपनी जानकारी है जो व्यक्त किया। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी तो बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है। वही नीति, योगी सरकार की वही नीति कि जिस पर उनकी कृपा होगी, उनके मुकदमों का ट्रायल कोर्ट में नहीं होगा, उस मुकदमों को ट्रायल से पहले वो स्वयं समाप्त कर लेंगे, अपना भी कर लेंगे, सबका कर देंगे। और वही नीति जो अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध झूठे मुकदमे, नई नई कहानी गढ़ के लगाते रहेंगे। उनके बारे में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आप मेरी जानकारी और अपने दर्शकों को जानकारी पूछ के दे दीजिएगा कि नौकरी चली गई थी। ये एक अजीब स्टाइल से बात कही जा रही है। नौकरी दो तरह से जाती है। कुछ तो सरकार कंपलसरी रिटायर कर देती है। अभी हो गया है उत्तर प्रदेश में डीके ठाकुर साहब का, क्या नाम है, अभी कोई आईजी साहब, 3-4 लोगों का हुआ है। और एक अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे हैं। हाँ, अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे थे आप। अमिताभ ठाकुर साहब तो जबरी रिटायर कर दिए गए। उनके नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ। उनको कहा गया कि अब आप सेवा के योग्य नहीं हो, आपको रिटायर किया जाता। आप बताइए, एक को बार कोई आपने या किसी मीडिया ने पूछा कि इन सीनियर ऑफिसरों को जबरी क्यों रिटायर किया गया? पूछा? नहीं पूछेंगे। इनके लिए पूछ रहे हैं तो एक कहानी हमसे सुन लीजिए। हो सकता है मेरी बात झूठ हो, लेकिन पूछ लीजिएगा। मेरा ये कहना था कि सुनिए, एक बात सुन लीजिए। ये बात गलत है कि आप बात नहीं सुनिए। नहीं, हमारी बात सुनिए पहले। आपने कह दिया है उनकी बात, इसलिए मेरी बात सुनिए। ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी नौकरी चली गई थी, कहना गलत है। उन्होंने अपनी सेवा से त्याग पत्र दिया था। मेरी बात में सच्चाई परख लीजिए। अगर अपने मुंह से वो कहे कि हमने त्याग पत्र नहीं दिया था, तब बात करिए कि नौकरी चली गई। वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना मानसिक दबाव था कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। वो इस बात को साफ तौर पर लिख रहे हैं। दूसरी बात, मैं जो सवाल पूछ रहा था अफजाल जी, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने एलएमजी वाले केस में पोटा लगाकर मुख्तार अंसारी पर केस बनाया, क्या उस अधिकारी के बात को सच नहीं माना जा सकता जो अब वो बोल रहा है? आप बताइए, हर पुलिस अधिकारी की बात को सच मान लीजिए जो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के खिलाफ है। हर मान लिए। अरे ये श्रीमान जी इस्तीफा दे के गए थे, इनको शौक था एमपी एमएलए बनने का। ये बाकायदा चुनाव लड़े हैं, जनता की अदालत में खारिज कर दिए गए हैं। अब इस मुद्दे पर इनको जो नीट क्लीन किया गया है, अभी कई जने अधिकारी लोग रिटायर हुए हैं, अब बैक डोर से राज्यसभा पहुंचा दिए गए। हो सकता है अगला नंबर इनका भी है। मैं भी कहूंगा इस सरकार के मुखिया लोगों को बड़े तेज तर्राक हैं, इनको भी ले लीजिए विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं भेज पाते तो। सच्चाई ये है कि इन्होंने खुद अपने पद से त्याग पत्र दिया था। अब उसकी वजह क्या थी वो तो वो बता रहे हैं, उसी को सच मान लीजिए। लेकिन सच ये है कि उन्होंने त्याग पत्र दिया था। सच ये है, त्याग पत्र देने के बाद संन्यास नहीं लिया, इन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा। एक बार नहीं, कई बार चुनाव लड़ा, और चुनाव में जनता ने इनको खारिज कर दिया। खारिज होने के बाद अब क्या करें? मुकदमा बताइए, किस बात का मुकदमा है? जब कहीं से कोई कानून का उल्लंघन हुआ होगा, अपराध की श्रेणी में, तब मुकदमा हुआ होगा। हमारे ऊपर अपराध का मुकदमा बनेगा तो न्यायालय में चलेगा, मुख्तार पे बनेगा तो न्यायालय में चलेगा, और इनके ऊपर बनेगा तो जो भी उठा लेंगे। यही इंसाफ है। तो 4 साल बीत गया है, अब 5वां साल शुरू है। इसमें कापी लिखेगी सरकार और उसके मुखिया लोग, और नंबर देगी जनता। अब कापी मीडिया नहीं जांचेगी। आप जांच के आज तक नंबर देते रहे 100 में 100, लेकिन अब समय आ गया जब कापी सरकार की जांचेगी जनता, और जब जनता जांचेगी तो पूछेगी ये बढ़ती हुई महंगाई ये तुम्हारी सरकार के फेलियर की निशानी है, ये गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति ये तुम्हारी सरकार के फेलियर होने की निशानी है। ये चारों तरफ फैली हुई अराजकता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सब तुम्हारी सरकार के फेलियर होने की निशानी है। विकास का ठप होना, बाढ़ों में बही हुई सड़कों में आज तक पुल नहीं बने, कहीं कोई काम नहीं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पढ़े लिखे नौजवान सड़क पर भीख मांगने की स्थिति में है, किसान भूखा मरने वाला है।
अफजाल जी, बातचीत में दो बातें जो क्लैश कर रही हैं, मतलब एक आपका कहना है कि अफजाल अंसारी को कोई बाल वाका नहीं कर सकता, ये हमने चलाया कि भाई ये अफजाल जी का कहना है कि मुख्तार अंसारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ से उनकी पत्नी एप्लीकेशन दे रही हैं, राष्ट्रपति से गुहार लगा रही हैं कि उनको जान का खतरा है। ये दोनों दो चीजें हैं, इसके लिए। हाँ साहब, देखिए एक मेरे ईमान से ताल्लुक रखती है जी, और मेरा ईमान है कि जिस दिन समय हमारा पूरा हो जाएगा उस दिन कोई भी दुनिया की शक्ति हमको एक क्षण भी और इस दुनिया में जीने के लिए अधिकार नहीं देगी, जब ऊपर वाले के यहां से परवाना कट जाए। और जब तक परवाना नहीं कटा है, जब तक दुनिया की कोई शक्ति मेरी सांसों को रोक नहीं सकती। 5 बार जो हमला हुआ, बड़े खतरनाक हमले हुए, बम के धमाके से उड़ गए, कई लोग मर गए हैं उन हमलों में, लेकिन मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। गरीबों की दुआ उसकी रक्षा करती है, ऊपर वाले का करम उसका रक्षा करता है। आज तक अभी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई। दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ है जिसको मरना नहीं? आप अपने को अमर समझ लीजिए, ये लोग अपने को अमर समझ लें, हम तो मानते आते हैं। और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। मुख्तार अंसारी की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, उसके बाप दादा परदादा लकड़दादा पैदा हुए उत्तर प्रदेश की सरजमीन गाजीपुर में, और मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन। अफजाल जी, इसी परिवार की बात पर एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो बैकग्राउंड है, जो कहानी हमें पता है आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी हुई आपके परिवार की एक विरासत है, ये इसमें मुख्तार अंसारी का नाम ऐसा कैसे निकल आया? क्या लगता है आपको? जो आपका बैकग्राउंड है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके लिहाज से मैं जानना चाह रहा था। अच्छा सुनिए जी, सुनिएगा, सब्र करिएगा तो बताएं जी, बताइए। पृष्ठभूमि, किसी व्यक्ति से हमारा कोई जमीन जायदाद खेत पाक बगीचा संपत्ति धन दौलत किसी चीज का भी कोई विवाद नहीं है। विवाद क्या है? विवाद है समाज में जो जबरदस्त और दबंग और बाहुबली लोग हैं, वो गरीबों को सताते हैं, उनकी इज्जत आबरू लूटते हैं। जब से होश संभाला, हम लोग गरीबों की मदद के लिए खड़े होते रहे। हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा देश की सेवा की, देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, समाज में बुराई के खिलाफ संघर्ष किया, देश की सीमाओं की रक्षा में अपना बलिदान दिया। उन्हीं पूर्वजों का खून मेरी भी रगों में है, और हम भी बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। जितने दबंग और आतंक फैलाने वाले समाज में गरीबों की इज्जत आबरू लूटने वाले हैं, वो घबराते हैं मुख्तार अंसारी से। वो घबराते हैं। मुख्तार अंसारी गरीबों की इज्जत आबरू की जमानत है, इसलिए लोग मुख्तार के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, इसलिए लोग मुख्तार से भयभीत है। बता दो हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके खिलाफ 5 बार रासुका का मुकदमा लगाया गया हो। माननीय उच्च न्यायालय को लिखना पड़ा कि एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में लगातार है और उसके खिलाफ रोज एक रासुका लगाया जाता है, कभी लखनऊ से, कभी आजमगढ़ से, कभी बनारस से, कभी गाजीपुर से। 5 बार रासुका एक मुख्तार अंसारी के खिलाफ, 5 बार गैंगस्टर। इस समय मुख्तार के विरुद्ध 5 गैंगस्टर। गैंगस्टर तो एक गैंगस्टर होता है, गैंग बना के अपराध करने वाला गैंगस्टर। तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर के लिए गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी आजमगढ़ के लिए गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी मऊ के लिए गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी लखनऊ के लिए गैंगस्टर, 5 गैंगस्टर। लेकिन जो पारिवारिक, अब ऐसे मामले आप बताओ ना, सुनिए, ऐसे मामले टिकेंगे? 5 के 5 रासुका हाई कोर्ट में टूट गया, 5 के 5 गैंगस्टर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसकी 10 साल उम्र होती है और 11 साल से अधिक हो गया गैंगस्टर लगे हुए। सवाल मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, क्या इस पूरे प्रकरण में, ये पूरे मुख्तार अंसारी पे जितने केसेस हैं, उसमें कहीं पर भी 1% भी कोई सच्चाई नहीं है? सारे फिजूल हैं, सारे गलत आरोप हैं, सारे गलत FIR हैं? आप जरा सा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। हम 25 अक्टूबर 2005 को जेल चले गए, हमसे मतलब मुख्तार अंसारी। जी हाँ, 25 अक्टूबर 2005 को वो जेल गए। क्यों गए? उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर एक दंगा हुआ, उस दंगे के मुकदमे में
14 अक्टूबर को दंगा हुआ, 17 अक्टूबर को एक मुकदमा लिखा गया बहुत से लोगों के खिलाफ। उसमें कहा गया कि यहां का क्षेत्रीय विधायक भी दंगा भड़काने में उसका हाथ रहा है, उसका मुकदमा हो गया। उसमें 25 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी सरेंडर करके जेल चले गए। 25 अक्टूबर के बाद मुख्तार के खिलाफ इस उत्तर प्रदेश में जितने भी मुकदमे हैं या पंजाब में जितने भी मुकदमे हैं, जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए बाहर ना निकल जाए एक मुकदमा लाद दो। जमानत हो गई है उस केस में, अब निकल जाएगा जब तक 2 मुकदमा होगा। किसी भी घटना और किसी भी काम में कह दो जेल में बैठ के मुख्तार अंसारी ने साजिश रची है, और जब साजिश साबित करने का सवाल आता है तो पता चलता है कि उसमें सबूत में कोई दम नहीं, और वो बरी होता है तो कहते हैं लोग अरे वो तो कुछ गड़बड़ हो गया। आप बताइए, अभी तो पहले यही गिनती सुधार के बता दीजिए कि मुख्तार के विरुद्ध कितने मुकदमे विचाराधीन हैं, और ये भी हमको बता दीजिए उसमें कई हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। ये गैंगस्टर नहीं मानेंगे, गैंगस्टर तो पुलिस लगाती है। जो पुलिस के द्वारा किसी पे गैंगस्टर की कार्रवाई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई, राजपाट कार्रवाई है, ये नहीं काउंट होगी। ये तो पुलिस सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए हमारा विरोधी है। अब्जाल जी, अगर उस आप भाई के तौर पर भी बात कर रहे हैं, आप एक सांसद भी हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 1% भी सच्चाई नहीं है? आपके लिहाज से अगर माना जाए तब तो उनको छोड़ देना चाहिए, वो निर्दोष हैं। नहीं, हमारी बात छूटने करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? छूटेंगे नहीं। जिस दिन ट्रायल खत्म होगा वो छूटेंगे, और ट्रायल का मुकदमे का फैसला आप थोड़े लिखेंगे, मीडिया लिखेगी कि योगी जी लिखेंगे, कोर्ट लिखेगी, और कोर्ट के पास जो सबूत होगा फाइल में उसके आधार पर लिखेगी। हम झूठे फंसाए गए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं उनके बच्चों पर, पत्नी पर, उन पर। अभी पूछना भी है कि झूठे मुकदमे, सरासर झूठे मुकदमे लिखे गए। नफरत है, जलते हैं, राजनीतिक बदले की भावना से हराते हराते थक गए हैं। 25 साल में हरबे नहीं किया, तो जब हार ही नहीं रहा है तो क्या बचता है? उसकी छवि को खराब किया जाए। कोई गरीब आदमी चले जाइए, पता करिए पूर्वांचल में, मुख्तार का नाम लीजिएगा, लोग गरीब कहेगा, हाँ वही। किसी दबंग से पूछिएगा तो कहेगा बहुत बड़ा माफिया है, और सड़क पर बूथ पे पालिश करने वाले, ठेला खींचने वाले, बोरा ढोने वाले से पूछिएगा, कहेगा गरीब का मसीहा। चलिए अब्जाल जी, कुल मिलाकर 12 तारीख तक शायद रोपड़ जेल में हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश लाने की कवायद होगी, या हो सकता है तारीख और भी बढ़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनका ट्रांसफर यूपी की जेल में हो जाए और यहाँ पर ट्रायल चले। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सारे मामले में हम इसमें कहीं से बाधा नहीं खड़ा करेंगे। मुख्तार के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उनका ट्रायल कोर्ट में हो, इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे कोर्ट में ट्रायल करने के लिए। जो गैर कानूनी कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग करा रहे हैं, जितना करते कराता नहीं उतना मुंह से बहसते हैं। इनके पुलिस के अधिकारी अलग बहसते हैं, इनके पार्टी के संगठन के नेता अलग बहसते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुखिया जी खुदे कहते हैं ठोक देंगे। कि कोई भाषा है लोकतंत्र में? कि भाषा है? सदन का चुना हुआ सदस्य 5 बार का सीनियर एमएलए, और आप लोग ऐसे उसको संबोधित करते हैं जैसे वो पाकिटमार हो कहीं का। इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारे अंदर। चलिए अब्जाल जी, देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कोर्ट की कार्रवाई क्या होती है और आदेश क्या होता है। लेकिन अगर आपकी बातचीत से जो समझ में आ रहा है, जो लोग समझ पा रहे हैं, उसमें है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना है, जानबूझकर गलत मामलों में फंसाया गया है। लेकिन अब ये तय होना बाकी है कोर्ट में, अदालत में, कि सच में जो आप कह रहे हैं वो ठीक है या कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्जाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे अब्जाल अंसारी जो कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी पर जो तमाम केसेस हैं वो फर्जी हैं, उनमें कोई दम नहीं है, सबूत की कमी है, और जब ट्रायल होगा तो वो बरी होंगे और उन्हें किसी का डर नहीं है। जब
कानून वहाँ उनको जहाँ पर भी भेज दे, चाहे पंजाब जेल या उत्तर प्रदेश जेल, कोई दिक्कत नहीं है। कानून के सामने वो खड़े हैं और जो भी ट्रायल के बाद फैसला होगा उसके लिए भी वो तैयार हैं। फिलहाल इतना ही, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बने रहिए हमारे साथ।